हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 15 हकीम। हकीम का अर्थ होता है वैद्य या डॉक्टर, जो हमारा बीमारी में इलाज करता है। प्रस्तुत लेख अनुबंध उपाध्याय की पुस्तक बहुरूप गांधी से लिया गया है। इस पुस्तक में लेखिका ने गांधी जी के विभिन्न रूपों को रोचक ढंग से चित्रित किया है। हम सभी गांधी जी को जानते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे और आज़ाद कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का पालन करते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए हमारे देश को आज़ाद कराया। परंतु इस पाठ में हम उनका अलग ही रूप देखेंगे, जो है एक हकीम के रूप में। गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते थे। व्यायाम, प्राणायाम, उपवास तथा शाकाहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है, ऐसा उनका विश्वास था। वे रोगियों की देखभाल व सेवा शुश्रूषा स्वयं करते थे। अब पाठ के माध्यम से राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर लेने के बाद गांधी जी के घर वालों ने उन्हें ऊंची पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया। गांधी जी को जब इंग्लैंड भेजा जाने लगा तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि मेरी इच्छा इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी पढ़ने की है, पर उनके बड़े भाई ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वैष्णव घर का लड़का मुर्दों की चीड़ फाड़ कैसे करेगा। गांधी जी के स्वर्गीय पिता करमचंद गांधी जी को भी यह बात पसंद नहीं थी। इस पर गांधी जी की यह इच्छा पूरी ना हो सकी, परंतु उनके मन से मिटी नहीं और जीवन भर उनको रोगियों की देखभाल करने का चाव बना रहा। चाव मीन्स शौक या इच्छा। खासकर प्राकृतिक चिकित्सा में उनकी बड़ी रुचि थी। प्राकृतिक चिकित्सा, जो हम प्रकृति के द्वारा से मिट्टी, हवा, पानी, धूप से जो इलाज किया जाता है, वह प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। इसमें गांधी जी की बड़ी रुचि थी और इस विधि से उन्होंने अपना ही नहीं, अपने बाल बच्चों और मित्रों का भी इलाज किया। 30 वर्ष की आयु में जब गांधी जी दोबारा दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए तो इस बार भी उनकी इच्छा डॉक्टरी पढ़ने की हुई, लेकिन तब भी चीर फाड़ ही उनके मार्ग में बाधक बने। बाधक मतलब रुकावट। जीवित जीव जंतुओं की चीर फाड़ करने या सीरम तैयार करने के लिए उन पर तरह तरह के प्रयोग करने के गांधी जी खिलाफ थे। इसी कारण उन्हें एलोपैथ डॉक्टरों और उनकी दवाओं से नफरत थी। साथ ही गांधी जी इस पर भी दुखी थे कि आयुर्वेद के चिकित्सक नए प्रयोग करने की चेष्टा या प्रयास नहीं करते। होम्योपैथी में भी उनकी आस्था नहीं थी। आस्था मतलब विश्वास। प्राकृतिक चिकित्सा ने उनको बहुत प्रभावित किया और उसी के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा करने की उनकी इतने दिनों की इच्छा पूरी हुई। लुई कूने की पुस्तक ने उन पर बहुत प्रभाव डाला और इसी को पढ़कर वह जल के द्वारा रोगियों का उपचार करने में प्रवृत्त हुए। प्रवृत्त मतलब कार्य में लगे रहना या तल्लीन हो जाना। इसके बाद गांधी जी मिट्टी, हवा, पानी और धूप आदि प्राकृतिक तत्वों द्वारा रोगों का उपचार करने लगे। पहले उन्होंने अपने ऊपर तथा अपनी पत्नी और लड़कों पर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग किए। गोली और मिक्सचर पिलाकर शरीर में विष बढ़ाने की बजाय वह खान पान में परहेज, उपवास और जड़ी बूटी के उपयोग का समर्थन करते थे। हमने जो हमारे सोशल साइंस की बुक में या पुस्तक में हमने अधिकांश बार गांधी जी के बारे में जब भी पढ़ा है, तो उन्होंने जब भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए तो उसमें वह उपवास ही रखते थे। तो उनका हमेशा जो बीमारों के लिए जो इलाज था, उसमें उपवास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। गांधी जी बड़े ध्यान से रोगी की देखभाल करते थे। इससे उनको इलाज में काफ़ी सफलता मिलती थी। इस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुली बैरिस्टर होने के साथ साथ पहले कुली डॉक्टर भी थे। बहुत से भारतीय और यूरोपीय रोगी उनके पास आते थे। अपने बहुत से मुवक्किलों के वह घरेलू डॉक्टर भी बन गए थे। मुवक्किलों, जो वकील करते हैं, अपना वकील जो करते हैं, वो मुवक्किल कहलाते हैं। जिसको भी कोई केस किसी के खिलाफ लड़ना है तो वह अपना वकील चुनता है, तो जो वकील चुनता है वह मुवक्किल कहलाता है।
उन दिनों उनकी चिकित्सा का ढंग बहुत नया और अनोखा जान पड़ता था, लेकिन बाद में चिकित्सकों ने भी उनकी कुछ बातों का समर्थन किया। एक बार उनके 10 बरस के बेटे को टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने उसे मुर्गी का शोरबा और अंडे देने को कहा। शोरबा मतलब मांस आदि का रस। गांधी जी आमिष आहार नहीं देना चाहते थे। आमिष आहार मतलब मांस, जो मांसाहारी भोजन होता है उसे आमिष आहार कहते हैं। अतः उन्होंने स्वयं ही बालक की चिकित्सा करने का फैसला किया। वह रोगी को केवल पानी और संतरे का रस पिलाते थे और उसके शरीर पर गीली चादर लपेटकर ऊपर से कंबल ढक देते थे। एक बार बुखार की तेजी से बालक बड़बड़ाने लगा तो गांधी जी घबराए। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी चिकित्सा जारी रखी और आखिर उसे अच्छा कर लिया। टाइफाइड के और भी कई रोगियों को उन्होंने इसी तरह सुई लगाए बिना अच्छा किया था। एक बार कस्तूरबा को बहुत गंभीर रक्तहीनता की बीमारी हो गई। रक्तहीनता मीन्स एनीमिया, जो हमने आप पिछले चैप्टर में पढ़ा है, रक्त का जो चैप्टर था उसमें, कि एनीमिया क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाने को एनीमिया कहते हैं। तो कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी, उन्हें एनीमिया हो गया। डॉक्टर ने उन्हें मांस का शोरबा देने को कहा, लेकिन गांधी जी और कस्तूरबा दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने कस्तूरबा को बहुत दिनों तक नींबू के पानी पर रखा। दाल और नमक मना करने पर कस्तूरबा बोल बैठी, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम भी इसे छोड़ सकते हो? गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया, यदि डॉक्टर ऐसा कहे तो मैं निश्चय ही छोड़ सकता हूँ, किंतु मैं डॉक्टर के कहे बिना ही 1 बरस तक दाल और नमक नहीं खाऊंगा। बाद में कस्तूरबा बहुत अनुनय विनय करके भी अपने हठी पति को इस व्रत से नहीं डिगा सकी। फलस्वरूप रोगी और चिकित्सक दोनों ने दाल और नमक खाना बंद कर दिया। गांधी जी पेट साफ रखने पर भी बहुत जोर देते थे। शरीर में जमे हुए विष को निकालने के लिए वह उपवास करने और एनीमा लेने की सलाह देते थे। एनीमा जो एक तरह का उपचार है कि किसी व्यक्ति को जब पेट साफ नहीं होता, उसको लैट्रिन नहीं लगती, तो ये एनीमा दिया जाता है, जिससे उसका पेट साफ हो जाता है। तो उनकी राय थी कि सिर दर्द, अजीर्ण और कब्ज सामान्यतः अधिक खाने और शारीरिक श्रम न करने का ही कुफल है। कुफल मतलब परिणाम, बुरा परिणाम। प्रतिदिन नियमित रूप से तेज चाल से टहलकर वह अपने को स्वस्थ रखते थे। वह कारावास के समय में छोटे से घेरे के भीतर ही सुबह शाम टहला करते थे। प्राणायाम को भी गांधी जी अच्छा समझते थे। वह यह जानते थे कि मानसिक अशांति के कारण शरीर भी रोगी हो जाता है और मन शांत होने पर शरीर भी स्वस्थ सबल बना रहता है। बहुत से रोगियों को अच्छा करने के बावजूद गांधी जी कहते थे कि मेरे चिकित्सा संबंधी प्रयोगों पर आंख मूंदकर विश्वास न किया जाए। इस प्रकार नए ढंग से चिकित्सा करने में खतरा है, इसे वे स्वीकार करते थे। गांधी जी समझते थे कि रोग के इलाज की अपेक्षा स्वास्थ्य को बनाए रखना ज़्यादा जरूरी है। 2-4 प्रसूति घर, अस्पताल या दवाखाने खोलने के बजाय वह लोगों को सफाई तथा स्वास्थ्य के नियमों का पालन सिखाने पर अधिक जोर देते थे। वह यह नहीं कहते थे कि किसी भी हालत में एलोपैथी दवा ली ही न जाए। सेवाग्राम में हैजा फेरने पर उन्होंने आश्रम वासियों तथा आसपास के गांव वालों को टीके लगवाने की अनुमति दी। कारावास के समय अपेंडिसाइटिस हो जाने पर उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। इस कारण लोगों ने उनकी कटु आलोचना करते हुए बहुत से पत्र लिखे थे। गांधी जी ने अपना दोष स्वीकार किया। गांधी जी जानते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा सभी रोगों को अच्छा नहीं कर सकती, फिर भी कई कारणों से वह उसका प्रचार करना चाहते थे। कारण एक यह भी था कि देश के गरीब लोग भी इस इलाज को कर सकते हैं। 77 वर्ष की अवस्था में गांधी जी ने बड़े उत्साहपूर्वक उरुली कंचन गांव में एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की थी। उरुली कंचन में उन्होंने स्वयं कई दिनों तक रोगियों की परीक्षा करके नुस्खे लिखे थे। नुस्खे मतलब कागज पर लिखी गई दवा एवं उसकी सेवन विधि। एक नुस्खे में लिखा था, राजू के लिए धूप स्नान, कटी स्नान, घर्षण स्नान, फलों का रस और मट्ठा दूध बंद। मट्ठा हजम ना हो तो सिर्फ फलों का रस और उबला हुआ पानी पिए।
एक और नुस्खे में था पार्वती के लिए केवल मौसम्मी का रस, कटी स्नान, घर्षण स्नान, पेड़ ऊपर मिट्टी की पट्टी, प्रतिदिन सूर्य स्नान, इतने से वह ठीक हो जाएगी। राम नाम का महत्व उसे समझा दें। आश्रम में लोग मजाक में कहा करते थे कि यदि बापू को अपने पास बुलाना चाहो तो बीमार पड़ जाओ। आश्रम के हर रोगी के बारे में गांधी जी को छोटी छोटी बातों की भी खबर रहती थी और वह घूमकर लौटते वक्त उन्हें देख आते थे। रोगी का पथ्य किस तरह का होगा, किस प्रकार उसका शरीर पोंछना होगा या मालिश करनी होगी, इन सब के बारे में वह विस्तार से हिदायतें देते थे। हिदायतें मीन्स निर्देश। एक बार उन्होंने सेवाग्राम में रोज 1 घंटा रोगियों को देखने का निश्चय किया तो आसपास के गांवों से झुंड के झुंड लोग वहां पहुंचने लगे। सबके लिए उनका यही नुस्खा था, हरी शाक खाओ, मट्ठा पियो, मिट्टी की पट्टी लगाओ। कभी कभी वह रोगी के मल की स्वयं ही जांच करते थे। यदि रोगी बहुत दुर्बल न होता तो वह उसे खुली हवा में रखते थे। रोगी की हालत को ध्यान से देखकर गांधी जी इलाज बताते। उनके एक साथी का रक्तचाप उत्तेजना होने पर बढ़ जाता था। रक्तचाप में ब्लड प्रेशर। गांधी जी ने पहले दिन उनसे बहस करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा और बहस के पहले और फिर बाद का रक्तचाप लिया। अगले दिन एक तख्ते पर उन्होंने एक लकीर खींची और उनसे उसी लकीर पर आरी से सीधा चीरने को कहा तथा इस काम के पहले और बाद में फिर उनका रक्तचाप लिया। तीसरे दिन उन्हें 2 फलांग दौड़ाने के बाद जब उनका रक्तचाप लिया गया तो पता चला कि रक्तचाप कम हो गया है। पहले 2 दिन रक्तचाप बढ़ा था। गांधी जी ने उन्हें बताया कि जब भी तुम्हारा रक्तचाप बढ़े तुम थोड़ा सा घूम फिर कर उसे कम कर सकते हो। गांधी जी चाहे कितनी भी जरूरी काम या बातचीत में व्यस्त रहे हो, रोगी की दवा दारू सेवा शुश्रूषा के संबंध में कोई भी व्यक्ति जाकर उनसे सलाह कर सकता था। जेल में भी वह अपने साथी कैदियों की चिकित्सा की अनुमति अधिकारियों से ले लिया करते थे। प्रसिद्ध नेतागण कहीं मनमानी न करें इसलिए वह उन्हें सदा अपनी नज़र के सामने रखते थे। एक बार दमे का कोई रोगी उनके पास आया। दमा जो सांस की बीमारी होती है, तो सांस की बीमारी या प्राण से संबंधित, जिसे टीबी भी कहते हैं। तो गांधी जी ने उनसे बीड़ी सिगरेट छोड़ने को कहा। 3 दिन के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह बेचारा एकाएक न छोड़ पाने के कारण 2-3 सिगरेट छिपकर पी लेता था। चौथे रोज रात को उसने ज्यों ही दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगानी चाही, त्यों ही टार्च की रोशनी उसके मुंह पर पड़ी। वह चौंक पड़ा और देखा कि गांधी जी सामने खड़े हैं। उसने गांधी जी से माफ़ी मांगी और बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीना छोड़ दिया, जिससे वह दमा के रोग से मुक्त हो गया। पर उनकी चिकित्सा के सभी रोगी स्वस्थ नहीं होते थे। सरहदी गांधी जी अब्दुल गफ्फार खां के सिर में चर्म रोग हो गया था। गांधी जी ने जो घरेलू दवाई बताई वह इस तगड़े पठान को रोग से ज़्यादा तकलीफ देने लगी। एक बार वल्लभ भाई पटेल के पैर में कांटा चुभ गया। गांधी जी ने आयोडीन के बदले उस पर भलावा जलाकर लगाने को कहा। वल्लभ भाई ने कहा कि इस दवा की जलन से तो कांटे की चुभन ही अच्छी थी। इस तरह इस पाठ में हमने गांधी जी का एक अलग ही चरित्र या उनका एक अलग ही हमने व्यक्तित्व देखा, जो हमें उनकी खूबियों या उनके प्रभावित चरित्र के बारे में हमें बताता है या हमें उनसे कुछ सीख लेने के लिए प्रेरित करता है।